चलिए देखिए, आज हम न्यू चैप्टर पे बात करेंगे, वो है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर है आपका ये प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम इंग्लिश में अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। ठीक है, क्या होता है अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, आज इसी को हम देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा, इंग्लिश में इसी को हम अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। सही तो है, हाँ बात कर ली, अल्टरनेटिव करंट। देखिए समझिए इसके विषय में, पहले आप अपने घरों में, ठीक है, जिस धारा का प्रयोग करते हो बल्ब जलाने, टीवी चलाने में, ठीक है, वो धारा कौन सी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा, जो पोल के सप्लाई से आपके घर में आती है, मीटर में, मीटर के बाद आपके घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। फैक्ट्रियों में अगर आप जाओगे तो वहां भी जो धारा प्रयोग की जाती है वो भी प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा, चाहे वो घर हो, चाहे व्यापारिक स्तर हो, चाहे वो उद्योग स्तर हो, सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली धारा जो होती है वो है प्रत्यावर्ती धारा। इस धारा को अगर आप दोलन मापी से देखोगे, दोलन मापी एक यंत्र होता है, उसकी सहायता से अगर आप इसको देखोगे तो ये धारा साइन वेव के फॉर्म में आपको दिखाई देगी। अब आप कहेंगे सर साइन वेव क्या होता है? साइन वेव का मतलब साइन तरंग, ठीक है, उसको जब देखोगे तो एक तरंग के रूप में वो आपको दिखाई देगी। उस तरंग से हमें या आपको क्या पता चलता है? उस तरंग से हमें आपको ये पता चलता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका परिमाण समय के साथ बदलेगा, और जो दिशा होगी उसकी वो आवर्त रूप से बदलेगी। ठीक है, तो परिमाण समय के साथ दिशा आवर्त रूप से बदलने के कारण ही इसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, क्योंकि ये परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, यही रीजन है कि जब प्रत्यावर्ती धारा देखिएगा, किसी को अगर टच करता है, ठीक है, तो आदमी वाइब्रेट करने लगता है, वाइब्रेट, कंपन। अब देखो किसी बोर्ड में आप अपनी फिंगर डालो ऐसे, अब फिंगर डालने के बाद आदमी ऐसे ऐसे करता नहीं करता, वो इसी वजह से करता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि उसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है? बदलता है। इस वजह से आपको उसका जो वैल्यू है, परिमाण, कभी ज्यादा लगेगा, कभी कम लगेगा। ठीक है, और कभी कभी शून्य भी हो जाएगा। तो जब शून्य हो जाता है तो आपका फिंगर छूट जाता है, और जब कभी धारा बहने लगती है तो आपके फिंगर को खींच लेता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में आकर्षण प्रकृति होती है, वो आकर्षित करती है। इसी आकर्षण प्रकृति के कारण यह दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक हो जाती है। जो दिष्ट धारा है, डीसी करंट जिसको आप कहते हो, ठीक है, उससे ज्यादा खतरनाक हो जाती है ये। ठीक है, तो इन्हीं सब के विषय में हम आज पूरा इनका समीकरण क्या है, कैसे समीकरण प्राप्त किया जाएगा, सब कुछ इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ा सा इनके विषय में हम परिचय लिखते हैं। लिखें, घरों व्यापारिक तथा उद्योगों के
प्रयोग में सबसे अधिक उपयोग होने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, ध्यान देना। घर में, व्यापारिक स्तर पे या उद्योगों में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली जो धारा है वो कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बात यह है कि ये जो धारा है ये होती क्या है, किसे कहते हैं? तो अगला हेडिंग है प्रत्यावर्ती धारा। क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा? ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि ये ऐसी धारा है जिसका परिमाण समय के साथ, ध्यान से सुनना, परिमाण समय के साथ और दिशा आवर्त रूप से क्या हो? परिवर्तित हो। तो ऐसे धारा का नाम क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, तो नोट करें, ऐसी धारा जिसका परिमाण समय के साथ एवं दिशा आवर्त रूप से क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है जी, इसी को शॉर्ट फॉर्म में एसी भी कहा जाता है। जैसे लिखा ना अल्टरनेटिव करंट, एसी। ठीक है, तो अगर एसी करंट की बात कही जा रही है तो समझ लीजिए किसकी बात की जा रही है? प्रत्यावर्ती धारा की बात की जा रही है। और यह धारा की विशेषता है कि इसका परिमाण जो है समय के साथ बदलेगा और दिशा आवर्त रूप से बदलेगा। वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे परिमाण के साथ इसका समय के साथ इसका परिमाण बदल रहा है और इसकी दिशा आवर्त रूप से कैसे बदल रही है। अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि अगर प्रत्यावर्ती धारा को आप दोलन मापी से देखोगे तो ये साइन वेव के फॉर्म में चलेगी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा को दोलन मापी से देखने पर यह साइन वेव के रूप में
में संचरित होती है, साइन वेव के रूप में संचरित होती है। मतलब ये तरंग के रूप में चलती है, और जब तरंग चलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संचरण होना। तो ये साइन वेव के रूप में संचरित होती है। ठीक है, अब इसका साइन वेव क्या है, ध्यान रखना। साइन वेव क्या होता है, तो देखिए साइन वेव ये है इसका 0 डिग्री, यहां पर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई। ठीक, और इसी पे समय भी है, ध्यान देना, इसी पे समय भी है। तो ये इस तरह से चलती है, ध्यान देना, ऐसे ऐसे, इसी को बोलते हैं साइन वेव। ठीक है, देखो तरंग बन रहा है ना ऐसे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है साइन वेव। और ये ग्राफ ऐसे बन कैसे जाता है, अभी उसको भी हम बताएंगे आपको, सब्र करिएगा बस। ठीक है, तो अगर मान लो पेपर में आ जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा का साइन वेव बनाइए, या प्रत्यावर्ती धारा का तरंग या ग्राफ निरूपित कीजिए, तो आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, समय भी देखिए, यहां पर 0 समय है, पाई पर इसका समय हो गया कितना, T/2, सॉरी T/4। ठीक, यहां पर इसका समय हो जाएगा T/2। ठीक, और आगे बढ़ेंगे, इसका समय हो जाएगा 3T/4, और आगे बढ़ेंगे तो समय हो जाएगा T। तो इस पर समय को इंडिकेट किया गया है, टाइम को ध्यान रखना, एक्स अक्ष पे। जो वाई अक्ष पे है, इस पे इस धारा का अधिकतम मान I0 इधर प्लस में और इधर माइनस में दर्शाया गया है। ठीक, इसका जो सबसे ये उच्चतम पॉइंट आप देख रहे हो, मतलब इससे ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा, तो ये धारा का शिखर मान कहलाता है, जिसे I0 लिखते हैं। ठीक है, और नीचे ये I0 है जो निगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये धारा का सबसे उच्च मान, जिसे हम शिखर मान कहते हैं। अब बात आती है कि सर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है। समीकरण तो देखें, ये पूरा एक रिवॉल्यूशन का है, मतलब एक चक्रण का है। ये जब एक राउंड मारेगी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, तो ये पूरा ये ग्राफ बनेगा। यहां पर लिख दे रहे हैं 1 रिवॉल्यूशन के लिए। ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन का है, ये एक चक्रण इसको बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, ठीक है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, तो देखिएगा ध्यान से, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। इसी को हम कास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू I0 कास ओमेगा टी। ठीक है, अब इस समीकरण में I क्या है, जहां पर I जो है प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान है। क्या है, ताक्षणिक मान। प्रत्यावर्ती धारा का
तात्क्षणिक क्या मान। ठीक, आई जो नॉट है ये प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, सबसे उच्च मान। ये प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, उच्च मान। धारा का उच्च मान क्या है, आई नॉट। ठीक, इसमें ओमेगा भी लिखा है। ठीक, इस ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, इसका मान होता है। इसी को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। इसे हम बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। क्या बोलते हैं, कोणीय आवृत्ति, या इसी को हम बोलते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग, ध्यान रखना, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ओमेगा का। ओमेगा का मान इतना होता है। ठीक है, चाहे इतना या इतना। अब इसमें देखो, इसमें आ गया क्या, टी। टी क्या है, आवर्त काल। आवर्त काल यानी एक शब्द में हम कहें तो क्या, समय। ठीक, इसमें एफ भी है। एफ क्या है, आवृत्ति। क्या है, आवृत्ति है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, ये सारी चीजें हमको इसके विषय में जानना होगा। तो ये प्रत्यावर्ती धारा है। जब प्रत्यावर्ती धारा इसमें है, ठीक है, तो विद्युत वाहक बल भी होगा। ठीक है, तो देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण, अगर इसका समीकरण आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो इसी तरह उसका भी समीकरण लिखेंगे। देखो क्या, उसमें आई है तो यहां पर ई होगा, उसमें आई नॉट है तो ई नॉट होगा, उसमें साइन ओमेगा टी है तो इसमें भी साइन ओमेगा टी होगा। या इक्वल टू ई नॉट कास ओमेगा टी। ठीक है, अगर इसका भी आपको समीकरण पूछता है, इसका तरंग ग्राफ क्या होगा, तो ध्यान से देखना, ये इसका तरंग ग्राफ है। क्लियर रहे, जो डॉट डॉट लाइन है वो क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का ग्राफ है। जो रियल लाइन है वो प्रत्यावर्ती धारा का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसका जो सबसे उच्च मान होगा वो क्या है, ई नॉट है। ठीक है, तो इसमें भी सब कुछ वही है, केवल क्या बदलेगा, ई नॉट, बाकी सब कुछ यही उसमें भी है। देख लो, ठीक है ना, बस यहां लिख लेना, जहां ई नॉट प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या है, शिखर मान है। और शिखर मान को उच्च मान भी कहते हैं। ठीक है, बाकी ये सब उसमें भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर हम आपसे बात करेंगे कि ये ग्राफ कैसे ये बन रहा है। ठीक है, तो और ये समीकरण कैसे आ रहा है। ये समीकरण मैं तो यहां डायरेक्ट लिखा हूं ना, लेकिन अभी मैंने इसका उत्पत्ति नहीं बताया है, ये आया कहां से है, ये आया कहां से है, तो अभी उसको हम बताएंगे। ये नोट कर लीजिए। चलो देखिए, अब हम देखते हैं ये समीकरण, जो प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो समीकरण है, इसका उत्पन्न कैसे होता है। ये इसकी उत्पत्ति हम देखेंगे।
और फिर ये भी देखेंगे ग्राफ कैसे बन रहा, दोनों पे चर्चा हम करेंगे। इस ग्राफ को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, फिर मिटाना पड़ेगा। हाँ, अरे भाई बनाएंगे तो मिटाएंगे भी तो, इसीलिए नहीं मिटा रहे हैं ना। क्योंकि ये मिटाना देख रहे हो कितना हार्ड वर्क है। हाँ बोले ना अंग्रेजी, इसे कभी कभी बोल देते हैं ना, चेक करते हैं तुम लोग को आ रहा है कि नहीं। चलो देखो इस, अब समझे कैसे ये सूत्र जो समीकरण है उसका उत्पत्ति कैसे होता है। इसके लिए हमको करना क्या, ध्यान देना। देखो ये, इसको यहां पे समझो, ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इसमें हम एक आयताकार लूप रख दे रहे हैं, ठीक है, कुंडली आयताकार। हाँ देखना ध्यान से, ए बच्चा इधर देखो बाबू, बात करोगे तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, नहीं तो भावनाओं को समझो। ये कुंडली है, ठीक है, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो इधर है, सही है, और जो लूप हमने रखा है उसके तल, ये उसकी दिशा इस तल के लंबवत ऐसे होगी, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इस लूप के तल की जो लंबवत दिशा है, दोनों के बीच ये कोण थीटा बन गया, ठीक। इस लूप में तार को ऐसे n बार लपेटा गया है, ऐसे n बार, यानी फेरों की संख्या कितनी है, n है, ठीक है। तो इस लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा बताओगे? इस लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स देखना, फाई बराबर क्या होता है, B इंटू ए इंटू, यही होता है ना चुंबकीय फ्लक्स का मान। तो एक फेरे अगर है तो एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स इतना है, लेकिन हमने क्या कहा कि इस पर n फेरे हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, n हो जाएगा यहां पर, n बी ए कास थीटा, ठीक है जी। अब देखना ध्यान से, चूंकि ये जो थीटा है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है, या इसको अभी इसी तरह रहने दो, आगे हम कर लेंगे। ध्यान दो, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो इस कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होगा, तो इक्वल टू होता है डी फाई बाई, ये किसका नियम है, फैराडे का, फैराडे के कौन नियम, द्वितीय नियम से, फैराडे का ये द्वितीय नियम है, ठीक है। फाई का मान यहां रख दो, तो डी बाई डी टी एन बी ए, ठीक है, और ये हो गया cos थीटा, समझ में आ गई बात। अब ध्यान देना, चूंकि थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा टी, पढ़ो क्लास 11th में, ओमेगा कोणीय वेग है, और कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा समय होता है, इसका इधर गुणा कर दोगे तो थीटा बराबर क्या आएगा, समझे।
अब ये मान यहां पे रखोगे, क्यों थीटा की वैल्यू यहां रखी जा रही है, क्योंकि इस कुंडली को हम इस तरह घुमाएंगे, इसको ऐसे। तो जब इसको आप घुमाओगे इस तरह से, ऐसे इस तरह से जब घुमाओगे तो कोणीय वेग से ना घुमाओगे, तो थीटा की वैल्यू को हम कोणीय वेग के पद में रख लेंगे। ये मान जब यहां रखोगे तो E बराबर डी बाई डी टी एन बी ए कास ओमेगा टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो देखना ध्यान से, E बराबर, इनका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो ये बाहर हो जाएंगे क्योंकि ये अचर राशि है। अब डिफरेंशिएशन केवल होगा किसका, कास ओमेगा टी का, इसका डिफरेंशिएशन होगा। और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो ध्यान देना क्या आएगा, एन बी ए, इतने का डिफरेंशिएशन, ये जो ओमेगा आप पहले लिख लो, और कास ओमेगा टी का होता है साइन ओमेगा टी, और वो होता है माइनस में, यहां क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो इक्वल टू हो गया माइनस एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। क्लियर है, ये ई का मान हो गया। ठीक, अब देखो साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान, अधिकतम मान जो होता है साइन ओमेगा टी का, वो कितना होता है, 1 होता है। ये पता है कि नहीं पता है, बताओ। साइन का अधिकतम मान 1 होता है। कैसे, जब ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन 0 का मान निकालोगे तो 0, ठीक, साइन 30 का मान 1/2, 1 से कम। साइन 45 का मान 1/2 में 2, वो भी कम। साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, वो भी कम 1 से। साइन 90 का मान 1, तो सबसे ज्यादा कौन हुआ, 1। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। तो अगर ये 1 हो जाए, ठीक है, ये अधिकतम मान है 1, तो अधिकतम मान में जब गुणा करोगे तो ये मान अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा, अधिकतम है होगा ना। तो इसको हम लिख लेंगे E0। जब ये पूरा वैल्यू अधिकतम हो जाएगा ये, तो इसको क्या लिखेंगे, E0। समझे। अब इस जगह पर हम E0 रख दें, ठीक, और वो भी निगेटिव में है, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। भाई देखो ध्यान से, अगर हम इस माइनस को इधर भेज दें, ठीक, तो एन बी ए ओमेगा का मान माइनस E0 होगा। और माइनस E0 को यहां रखोगे तो ये माइनस और इसके साथ जो माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान देना, E E0 और साइन ओमेगा, बोलो फॉर्मूला मिला कि नहीं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण मिल गया, E0 साइन ओमेगा टी। क्लियर। अच्छा, जब प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल गया तो आप सबको पता है कि जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसमें धारा प्रवाहित, इसका मतलब उसमें धारा बहेगी। धारा क्यों बहने लगेगी, ध्यान देना, जो कुंडली है, यदि कुंडली का प्रतिरोध क्या हो, R हो, तो कुंडली में ठीक है उत्पन्न धारा या उत्पन्न प्रेरित धारा कितनी उत्पन्न होगी, तो ध्यान देना, I बराबर E बटा, यही होता है ना, और E का मान यहां पे प्राप्त है आपको, यहां पे रख दोगे
तो I इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा बटे में, और आपको पता है ई नॉट बाई आर बराबर होगा आई नॉट, क्योंकि अधिकतम विद्युत वाहक बल है तो अधिकतम धारा भी होगी, जब वोल्टेज अधिकतम होगा तो धारा भी, तो आई नॉट हो जाएगा। यहां पर आई नॉट रख दोगे तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा मिल गया। बोलो, दोनों समीकरण मिल गए ना? कैसे समीकरण आपको मिला है प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल का, ठीक, ये दोनों समीकरण। अब बात आती है सर ये ग्राफ क्यों ऐसे बना है, यही बचा है ना, समीकरण तो आपको प्राप्त हो गया। अब आते हैं ग्राफ पे, देखो ध्यान से। अगर ये ग्राफ ए बचवा इधर देख लो, हाँ अभी ये वहीं अटकी हुई है। यहां पर क्या लिखा था आर, ये हाँ सुनो पहले ध्यान से, आर का मतलब क्या होता है? आर इसलिए लिखा गया है कि मान लो अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उस क्वेश्चन में वो मान कास के पद में दिया हो तो तुरंत कास वाले से उसका कंपेयर कर देना, साइन में दिया तो साइन वाले से कर देना, समझी बात को? चलिए अब आओ यहां पर, क्यों ये ग्राफ ऐसे बन जाता है, देखना ध्यान से, समझना इसको। देखो ये मान लो स्टार्टिंग में ये समझ लो हथेली जो है कुंडली है, और हम इसको स्टार्टिंग में ऐसे रखा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, ऐसे, ठीक है। या हम अगर इसको ऐसे रख दें, ऐसे, तो अगर आप ऐसे रख दोगे तो क्या इससे कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरेगी? नहीं। चुंबकीय फ्लक्स में कोई बदलाव होगा? नहीं। तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो प्रेरित धारा भी क्या होगी? 0 हो गया, ठीक। अब इसी को हम ऐसे कर दें, ऐसे, समझ में आई बात? जब आप ऐसे करोगे तो ये लंबवत हो गई, थीटा क्या हो गया? 0 हो जाएगा ना। देखो इसकी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान हो गई, तो इससे सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, तो ये लंबवत है ना। लंबवत का मतलब 90 डिग्री, समझे बात को? देखो 90 कहां गई लो, तो ओ गलत हो गया, नहीं, गलत हो गया, 0 है ना, गलत हो जाएगा। 0 90, हाँ जी, हाई होगा π/2 और ये होगा, गलत लिख दिए थे, सही कर लेना वो पीछे, π/2 पाई, फिर 3π, फिर होगा 2π। अब सही है, देखो कर लेना उसको सही आप लोग। देखो ध्यान से इधर समझो, हमने स्टार्टिंग में कहा कि ऐसे था, तो ये तो समझ में आ गया कि कोई धारा प्रवाहित, लेकिन जब ये ऐसे होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर इससे सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, तो जब सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी तो इसका विद्युत वाहक बल सबसे, विद्युत धारा सबसे, तो 90 डिग्री पर देखो एक झलक सबसे ऊपर होगा, देखो, ठीक, ये 90 का कंडीशन। फिर इसको जब घुमाओगे ऐसे तो हो गया 180 हो जाएगा ना, और 180 पर कोई इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरेगी? नहीं गुजरेगी, तो धारा शून्य, विद्युत वाहक बल देखो शून्य, 180, पाई को 180 कहते हैं। अब 180 हो गया, फिर 90 घुमा दिया, कितना हो गया? 270, 180 में 90 जोड़ो कितना होगा? 270, 270 को क्या लिखते हो? 3π/2 लिखा है, देखो। और धारा अब दिशा क्या हो गई? बदल गई, तो देखो नीचे आ गया, ठीक। अब ये 270, फिर इसको 90 घुमाओगे तो कितना होगा? 300, और 360 पर फिर धारा शून्य हो जाएगी, कहां गया? यहां पे, ठीक है, समझ में आई बात?
तो जैसे जैसे कुंडली ऐसे 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 घूम रही है ना, कुंडली ऐसे ऐसे घूम रही है, तो धारा का मान 0, अधिकतम 0, फिर न्यूनतम, फिर 0, फिर अधिकतम हो रहा है। तो समझो समय भी बदल रहा है। देखो T/4, T/2, 3T/2, 3T/4 T, मतलब T/4 का समय में अंतर है 1/4 का। ठीक है, तो पहले समय 0 था, धारा 0, समय T/4 हुआ, धारा सबसे, फिर समय बदला तो धारा 0, फिर समय बदला धारा निगेटिव, फिर समय बदला धारा 0। ठीक है, तो समय के साथ धारा का परिमाण क्या हो रहा, बदल रहा। इसीलिए लिखा गया है कि वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ बदले। दिशा आवर्त रूप से, अब दिशा को देखो, आवर्त रूप क्या होता है, पहले धारा इस दिशा में जा रही थी, ठीक है, फिर धारा ऐसे आने लगी, फिर यहां आने के बाद फिर धारा पहले के दिशा में आ गई, ठीक, फिर ऐसे चलेगी, फिर इस दिशा में आने लगेगी नीचे, फिर पहले की दिशा में आएगी। मतलब बार बार कुछ समय बाद बार बार अपनी दिशा को क्या करेगी, रिपीट करेगी। तो इसीलिए कहा गया है कि आवर्त रूप से अपनी दिशा बदलती है और समय के साथ परिमाण बदलती है। इसीलिए इस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहा गया है। ठीक है, जो धारा समय के साथ अपना परिमाण बदले और आवर्त रूप से दिशा बदले, उस धारा को हम क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर है ना। तो इस पर अगर हम इस ग्राफ को ऐसे ऐसे करके बनाएं, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब हमको लगता है आप समझ गए होंगे कैसे आपको इसको रोटेट कराना है ऐसे। ठीक है, तो नोट कर लें, इसमें पहले लिख लें, थोड़ा सा हेडिंग डाल लें, लिख लें प्रत्यावर्ती, हेडिंग लगाइएगा, प्रत्यावर्ती धारा एवं विद्युत वाहक बल के समीकरण का निगमन, ये हेडिंग होगा, निगमन। कैसे आप प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल का समीकरण प्राप्त करें हैं। ठीक है, उसमें लिखे माना हो गया, लिखे माना एक कुंडली, लिखो जी, माना एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल A है, जिसका क्षेत्रफल A है तथा उस पर तार के फेरों की संख्या N है, उस पर तार के फेरों की संख्या N है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, हो गया, थीटा कोण पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखी गई है। तो उस कुंडली से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, तो उस कुंडली से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, हो गया, ये कुल चुंबकीय फ्लक्स यहां से अभी नोट कर लीजिए। फिगर बना चुके हैं, पहला वाला फिगर में जो यहां पे मिस्टेक हुआ था सही कर लिए, तो उसको सही कर लीजिएगा, नहीं किए होंगे तो नोट कर लीजिए।